और ये बात भी भगत सिंह ने खुद अपनी जेल डायरी में लिखी है कि समाजवाद में प्रत्येक आदमी से उसकी क्षमता के अनुसार काम लेना चाहिए और उसकी जरूरत के अनुसार चीजें देनी चाहिए। देखिए, आरक्षण दो प्रकार का होता है। एक तो आर्थिक आरक्षण जो अमीर गरीब के आधार पे गरीब को दिया जाता है क्योंकि उसके पास सुख सुविधाओं का इतना अभाव होता है कि वो डायरेक्ट अमीर का मुकाबला कर ही नहीं सकता। और दूसरा जातिगत आरक्षण जो पर्टिकुलर किसी जाति को दिया जाता है जिसका समाज में शोषण हुआ हो। अब अगर मैं बात करूं समाजवाद की, तो मैंने बताया था कि समाजवाद में सभी पैसे प्रॉपर्टी पे सरकार का कंट्रोल होता है और वो सभी लोगों को उनकी योग्यता के आधार पे चीजें देती है। समाजवाद में पैसा प्रॉपर्टी ना रखने का ये रूल इसीलिए बनाया जाता है ताकि समाज का कोई एक पक्ष ज्यादा पैसे प्रॉपर्टी पे कंट्रोल करके सब पर कब्जा ना कर ले। अब एक तो जो अमीर गरीब का अंतर पैदा होने से अमीर गरीब का शोषण करता था, वो सिचुएशन समाजवाद में पैदा ही नहीं होती, जिस वजह से गरीब को आरक्षण देने की बात ही पैदा नहीं होती। दूसरा, समाजवाद में बच्चे को जन्म भले ही माँ बाप देते हों, लेकिन ये समाज की जिम्मेदारी है कि वो उसे मूलभूत सुविधाएं और बेहतर शिक्षा देकर एक सक्षम नागरिक बनाए जो देश को आगे बढ़ाने में मदद करे, जो मैंने अपने पिछले पार्ट में भी बताया था। तो अब यहाँ पर गरीब को शिक्षा और सुविधाएं देकर अमीर से पिछड़े होने की समस्या को ही जड़ से खत्म कर दिया जाता है, जिस वजह से समाजवाद में कोई गरीब अमीर का आरक्षण नहीं दिया जाता। अब रही बात जातिगत भेदभाव के आधार पर आरक्षण देने की, तो समाजवाद पर्टिकुलर जाति धर्म खत्म करने की बात करता है क्योंकि ये कभी ना कभी समाज को बांटकर आपस में लड़ाती है। अब जिस समाज में जाति धर्म ही नहीं होती, उस समाज में जाति और धर्म के आधार पे आरक्षण देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। दूसरा, अगर कोई किसी का शोषण करता भी है तो समाजवाद में मैंने बताया था कि पर्टिकुलर शोषण करने वाले को इतनी कड़ी सजा दी जाती है कि आने वाली 100 नस्लें कांप जाएं और किसी की भी शोषण करने की हिम्मत ना हो। देखिए, समाजवाद का पूरा मकसद एक बेहतर समाज बनाना है, और एक ऐसा समाज बेहतर कैसे हो सकता है जहां एक जाति दूसरी का शोषण कर रही हो। तो समाजवाद में पर्टिकुलर शोषण करने वाले को पकड़कर सजा दी जाती है ताकि दोबारा किसी का भी शोषण ना हो और समाज से शोषण पूरी तरह खत्म हो जाए। भारत की तरह नहीं कि ले बेटा तेरा शोषण तो हम रोक नहीं सकते, तू ले आरक्षण का लॉलीपॉप चूस ले और खुश रह। तो भाई, समाजवाद बेहतर समाज बनाने की बात करता है, और बेहतर समाज आरक्षण देने से नहीं बनेगा, बल्कि बेहतर समाज अमीर गरीब के बीच की खाई खत्म करने से और शोषण रोकने से बनता है। पहले दलित और स्वर्ण के बीच अमीर गरीब का अंतर था, अब आरक्षण की वजह से दलितों में ही कुछ अमीर हो गए हैं जो अपने ही गरीब दलितों का शोषण करते हैं। एक घर में 6-6 सरकारी नौकरी है और उसके पास सभी सुख सुविधाएं हैं, फिर भी वो आरक्षण ले रहा है, और दूसरा दलित लोगों से भीख मांगकर अपना गुजारा कर रहा है और उसे आरक्षण का कोई फायदा नहीं मिल रहा है। उल्टा अब आरक्षण और ज्यादा राजनीति और भेदभाव करने का आधार बन चुका है, और ये चीज आप लोगों ने खुद भी देखी है। एससी कैटेगरी के अंदर अब एक और डीएससी कैटेगरी बन गई है, जिसके अंतर्गत आने वाले एससी अपने ही एससी कैटेगरी के लोगों से नफरत करने लगे हैं, और अब नेता लोगों को इस डीएससी कैटेगरी के अंदर डालने के नाम पर वोट ले रहे हैं और उनके ही एससी भाइयों के खिलाफ उन्हें भड़का रहे हैं। तो आरक्षण जिस भेदभाव को रोकने के लिए बनाया गया था, अब वो उसको रोकने के बजाय और ज्यादा भड़का रहा है। तो भाई, समाजवाद समस्या को जड़ से मिटाता है, ना कि उन्हें आरक्षण का लॉलीपॉप देकर अपनी कमियां छुपाने की कोशिश करता है। और यही वजह है कि समाजवाद आरक्षण देने की बात नहीं करता, बल्कि इंसाफ करने की बात करता है। क्वेश्चन 2, समाजवाद में कैसी स्कूली शिक्षा दी जाती है जिस वजह से सबके पास रोजगार होता है? तो देखिए, समाजवाद में बच्चे भले ही माँ बाप पैदा करते हैं, लेकिन उन्हें बेहतर शिक्षा और रोजगार देने की जिम्मेदारी समाज की होती है। दरअसल समाजवाद में सभी स्कूल सरकार के होते हैं और सभी स्कूलों में सेम शिक्षा दी जाती है। साथ ही बच्चों को किताबों से पढ़ाने के बजाय वास्तविक चीजों के बीच में छोड़ा जाता है, जहां वो उनके साथ प्रैक्टिकल करके सीखता है। समाजवाद में समाज और स्कूल अलग अलग नहीं होते। यहाँ पर स्कूलों में वही शिक्षा दी जाती है जो वास्तविक समाज में काम आती है। दरअसल समाजवाद में 5वीं तक बच्चों को सब कुछ पढ़ाया जाता है। उसके बाद वो पढ़ाई ऐसी होती है कि उन्हें पता चल जाता है बच्चे का इंटरेस्ट किस में है, और फिर 12वीं तक उसको वही एक चीज पढ़ाई जाती है। अब जब बच्चा 12वीं पास करके बाहर निकलता है तो वो अपनी लाइन में एक्सपर्ट होता है, और उसके अलावा उसको बाकी चीजों का कुछ भी पता नहीं होता।
जैसे कुछ बच्चे मोबाइल फोन में इंटरेस्ट लेते हैं तो उनको बचपन से ही सभी चीजें छोड़कर केवल मोबाइल फोनों के बारे में बताया जाता है, उनके हर एक मॉडल, पार्ट, सॉफ्टवेयर वगैरह हर चीज के बारे में। इसी तरह अगर कुछ बच्चे कार या मशीन में इंटरेस्ट लेते हैं तो उनको बचपन से ही उन मशीनों और गाड़ियों के बीच छोड़ दिया जाता है, जहां वो उन चीजों के बारे में हर एक चीज सीखते हैं। अब जब ये बच्चे स्कूल से बाहर निकलते हैं तो इन्हें काम ढूंढने के लिए मोबाइल फोन या गाड़ियों की कंपनियों में जाके नौकरी नहीं मांगनी पड़ती। मैंने बताया था कि समाजवाद में घर, नौकरी, फैक्ट्री सब कुछ समाज का होता है। तो समाज डायरेक्ट बच्चों को स्कूल से निकलते ही उनकी योग्यता के आधार पर अपनी फैक्ट्रियों में भेज देती है, जहां वो काम करते हैं और अपने टैलेंट के आधार पर आगे बढ़ते रहते हैं। हाँ, अगर पॉपुलेशन इतनी ज्यादा बढ़ती जाए कि सरकार के लिए सबको काम देना मुश्किल हो जाए तो फिर सरकार उनको रोकने के लिए एक संतान नीति का भी इस्तेमाल करती है, जैसे चीन ने किया था। और कुछ टाइम बाद जब पॉपुलेशन वापस कंट्रोल में आ जाए तो फिर एक संतान नीति हटा दी जाती है। परंतु भारत की एजुकेशन पॉलिसी ऐसी नहीं है। भारत में 12वीं क्लास तक बच्चे को किसी एक चीज में एक्सपर्ट बनाने के बजाय उसको हर चीज सिखाने की कोशिश की जाती है। साथ ही स्कूलों में ऐसी शिक्षा दी जाती है जो रियल लाइफ में कहीं इस्तेमाल ही नहीं होती। और इन सब का नतीजा ये निकलता है कि जब बच्चा 12वीं पास करता है तो उसको हर चीज की केवल बेसिक नॉलेज होती है, वो किसी भी चीज में एक्सपर्ट नहीं होता। और ये बेसिक नॉलेज सबको होती है, जिस वजह से उसकी कोई वैल्यू नहीं होती और एक पढ़े लिखे और अनपढ़ आदमी में ज्यादा अंतर नहीं समझा जाता। अगला क्वेश्चन, समाजवाद में सबको एक समान क्यों नहीं समझा जाता? तो भाई आप मुझे एक बात बताओ, एक बाप अपने 2 बेटों के साथ भी एक जैसा व्यवहार नहीं करता और आप लोग ये चाहते हो कि समाज में हर आदमी की वैल्यू एक जैसी हो, चाहे वो डॉक्टर हो या मजदूर। मैंने अपने पार्ट 1 में भी बताया था कि समाजवाद काल्पनिक दुनिया के आदर्श भरे समाज का गुणगान नहीं करता, बल्कि ये वास्तविकता के आधार पर दुनिया को ठीक करने की कोशिश करता है। और वास्तविकता यही है कि हर आदमी की क्षमताएं और योग्यताएं अलग अलग होती हैं, जिसके आधार पर उनका अलग अलग स्थान होता है। जहां एक बच्चा सालों तक पढ़ लिख कर मेहनत करके डॉक्टर बनता है, वहीं एक मजदूर को मजदूरी करने के लिए किसी विशेष पढ़ाई की जरूरत नहीं होती। शुरू में समाजवाद सबको एक समान मौका देता है। उसके बाद अपनी योग्यता के आधार पर जो आदमी जितना ज्यादा अच्छा काम करता है उसको समाज का उतना बड़ा हिस्सा संभालने के लिए दिया जाता है और उसकी समाज में उतनी ही ज्यादा वैल्यू होती है। वास्तव में समाजवाद एक कर्म प्रधान व्यवस्था होती है, जिसके अंतर्गत समाज में हर आदमी को उसके किए गए कामों के आधार पर स्थान दिया जाता है। और समाजवाद में सबसे ऊंचा स्थान ब्राह्मण या शिक्षकों का नहीं होता, बल्कि समाजवाद में सबसे ज्यादा अहमियत त्याग और बलिदान की होती है। तो जो आदमी देश, समाज या दूसरों के लिए जितना ज्यादा त्याग करता है उसका समाज में उतना ऊंचा स्थान होता है। इसको इस प्रकार समझो, मान लो आज देश गुलाम है और आजादी दिलाने के लिए संघर्ष करने की आवश्यकता है। तो अभी तो संघर्ष करने में कोई साथ नहीं देता, केवल 4 आदमी होते हैं जो अपनी जान पर खेलकर देश को आजाद कराते हैं। लेकिन जब देश के आजाद होने के बाद उस पर राज करने की बारी आती है तो सभी चिल्लाएंगे कि 4 लोगों ने देश पे कब्जा कर लिया, हम लोगों को भी मौका क्यों नहीं देते। तो भाई समाजवाद मानवतावादी लोगों की तरह नहीं है कि चाहे कोई संघर्ष करे ना करे लेकिन मौका सबको बराबर का दो। समाजवाद पर्टिकुलर ये देखता है कि किस आदमी ने कितनी मेहनत की है और उसकी मेहनत के आधार पर ही उसको इनाम देता है, और जो आलसी लोग होते हैं उसको दंड देते हैं। और यही चीज 1.5 साल पहले मैंने भी अपनी वीडियो 5 में बताई थी कि मेरे संगठन में जाति और धर्म के आधार पे तो भेदभाव नहीं होगा, लेकिन कर्म के आधार पे जरूर होगा। जो आदमी संगठन में जितना ज्यादा काम करेगा उसकी वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी, और जो आदमी काम नहीं करेगा उसके लिए संगठन भी कोई योगदान नहीं देगा। और ये चीज होनी भी चाहिए। अगर मेहनती और आलसी दोनों का सेम स्थान हो गया तो आलसियों की संख्या बढ़ती जाएगी और मेहनती भी मेहनत करना छोड़ देगा। तो भाई समाजवाद में जाति, धर्म और रंग के आधार पे तो भेदभाव नहीं होता, लेकिन उसकी काबिलियत, क्षमता और कर्मों के आधार पे जरूर होता है, जिसे मैं बिल्कुल गलत नहीं मानता। तो बस इसी नोट के संग ये था आज का अंत। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय विज्ञान। इनकलाब जिंदाबाद, समाजवाद जिंदाबाद। लोग जाति धर्म छोड़े, नेता पैसा प्रॉपर्टी छोड़े।